लोकल जो प्रोडक्शन है वो फॉल होती जा रही है और इंपोर्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। 75% लोकली प्रोड्यूस करें और 25% इंपोर्ट करें, दिस होल इक्वेशन कैन फ्लिप दैट वी वुड बी इंपोर्टिंग 75% ऑफ आवर गैस। मिडिल ईस्ट में एक क्राइसिस की हवा फैल गई है। ईरान दुनिया का सेकंड हाईएस्ट गैस रिजर्व होल्डर है। मींस हमें अपनी डोमेस्टिक जो गैस की एक्सप्लोरेशन है उसको भी अग्रेसिव करना पड़ेगा। हमें RLNG का जो मजीद सोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड we will also have to explore other alternatives which could be pipeline led alternatives. पाकिस्तानी घरानों में हर रोज 12 से 16 घंटों की गैस लोड शेडिंग हो रही है। इनफैक्ट पूरा मुल्क ही एक गैस क्राइसिस से गुजर रहा है जो पिछले 10 सालों में हर साल ज्यादा सीवियर होता जा रहा है। बट ऑल दैट कुड चेंज। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने यूएस और ईरान को एक हिस्टोरिक पीस टॉक्स के लिए होस्ट किया था और आने वाले दिनों में इन टॉक्स का राउंड 2 मुनक्किद करने की भी कोशिश की जा रही है। हाय, आई एम मोहम्मद उवैस साबरी, प्रोड्यूसर एट पाकिस्तान अकाउंटिंग, एंड आई एम जॉइंड बाय जुनैद इकबाल। इस एपिसोड में हम पाकिस्तान के गैस क्राइसिस को तफसील में डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के बारे में। ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पाइपलाइन पाकिस्तान के गैस क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व कर सकती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। जुनैद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्राइसिस ने पूरी दुनिया में गैस और ऑयल की कमी कर दी है। पाकिस्तान में भी खास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों की लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट with that कि पाकिस्तान में गैस की रिक्वायरमेंट क्या है, how much do we need, how much of that is coming through domestic sources और उसमें से कितनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू उवैस। इस वक्त करंटली पाकिस्तान की जो टोटल कंजम्पशन है वो तकरीबन 3100 MMCFT है। इसमें से हम तकरीबन 75% लोकली अपनी सप्लाई से यूज़ करें, तकरीबन 75% ऑफ दैट विच इज़ 2300 MMCFT, और तकरीबन 25% जो है इसका वो हम इंपोर्ट करें, दैट्स अबाउट 798 MMCFT, जिसकी टोटल इंपोर्ट बिल की वैल्यू है दैट्स अबाउट 3.8 बिलियन। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट कि पाकिस्तान की जो टोटल प्रोडक्शन है गैस की वो ओवर द लास्ट ईयर्स तकरीबन 143 MMCFD पर ईयर से डिक्लाइन हो रही है, जिसका मतलब है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं एंड एज रिजल्ट हमारी जो इंपोर्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। आपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की, तो व्हाट आर द बिगेस्ट सोर्सेज फॉर डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली सबसे पुरानी तो फील्ड है सुई, जो 1952 में डिस्कवर हुई थी। दिस इज इन बलोचिस्तान एंड ऑफ कोर्स ये अब काफ़ी सिवियरली डिप्लीट हो गई है। ये तकरीबन 242 MMCFT यूज़ करती है, विच इज़ लॉट लेस दैन 10% ऑफ आवर टोटल रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद जो उच की फील्ड है विच इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान, ये तकरीबन 405 MMCFT देती है। इससे बड़ी जो फील्ड है विच इज़ कादिरपुर, जो सिंध के घोटकी एरिया में है, यहाँ 1990 में डिस्कवर हुई थी, तकरीबन 4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के इसके रिजर्व्स हैं। दिस प्रोवाइड्स अस अबाउट 660 MMCFT। एंड इससे जो बड़ी फील्ड है मारी विच इज़ ऑल्सो इन सिंध, विच वाज डिस्कवर्ड इन 1957, ये तकरीबन हमें हाईएस्ट करंट आउटपुट देती है, अबाउट 860 MMCFT की। Now, as I said again, the important thing is कि 2020 में हमारी वेरियस फील्ड्स तकरीबन 3500 MMCFT प्रोड्यूस करी थी। अब फिस्कल ईयर 2025 तक इनका जो आउटपुट है वो गिरकर 2800 MMCFT के करीब आ गया, which is about a fall of 700 MMCFT. And if you look at the big picture के हमारी जो पिछले साल इंपोर्ट थी that is 798 MMCFT, तो लोकल जो प्रोडक्शन है वो फॉल होती जा रही है और इंपोर्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो 25% अगर हम इंपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का तकरीबन 20% 2020 से कम होता जा रहा है, where do you think this is heading? हमारी क्या कहते हैं, what are the estimates कि let's say 2030 2032 तक हम कितनी इंपोर्ट कर रहे होंगे और कितनी sort of domestically produce कर रहे होंगे as a ratio? If nothing changes, and by nothing changes I mean कि एक तो जो कंजम्पशन पैटर्न सेम रहता है और कोई नई फील्ड्स डिस्कवर नहीं होती पाकिस्तान में, और यही तकरीबन 150 MMCFT पर ईयर के हिसाब से हमारी डिप्लीशन चलती रहती है, तो तकरीबन 2032 तक यही इक्वेशन फ्लिप भी हो सकती है कि इस वक्त हम 75% लोकली प्रोड्यूस करें और 25% इंपोर्ट करें। दिस होल इक्वेशन कैन फ्लिप दैट वी वुड बी इंपोर्टिंग 75% ऑफ आवर गैस एंड कंज्यूमिंग ओनली, and we left with only 25% to be met with local
production. So in case this flips, what are the biggest sectors जो impact होंगे? Essentially पाकिस्तान में गैस के requirement सबसे ज़्यादा किन sectors पे है? तो सबसे बड़ा तो कंज्यूमर है पावर सेक्टर, दैट्स 973 MMCFD. तो तकरीबन 31% ऑफ द टोटल सप्लाई इज यूज्ड बाय द पावर सेक्टर. फिर आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है हाउस होल्ड्स की, आपके हमारे घर में जिन जिन सूबों में और जहाँ जहाँ पर गैस डायरेक्टली आती है वो तकरीबन 25% है. फिर फर्टिलाइजर 760 MMCFD, दैट्स अबाउट 24%. जनरल इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट के लिए 17% होती है, which is about 530 MMCFD. Now, you had an interesting question कि who gets affected the most. Now, you know हमने पावर सेक्टर में देखा है कि एक मेरिट ऑर्डर होता है कि जब गवर्नमेंट अपने IPP से पावर ले रही होती है हर महीने, तो वो डिसाइड कर रही होती है कि किस पावर प्लांट से मुझे अगला सस्ता तरीन मेगावाट मिल सकता है. Now, when you're giving gas, when you're short of gas and you're deciding कि किसको गैस मिलनी चाहिए, तो उसमें दो अहम चीजें सामने आ जाती हैं. ए कि गवर्नमेंट किस प्राइस पे उस कस्टमर को गैस दे रही है, एंड सेकेंडली व्हाट इज द इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर, कि क्या फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर फर्टिलाइजर को नहीं देंगे तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगी और आगे जाके फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, या पावर सेक्टर को देगी ताकि जिन महीनों में हमारे पास लेट्स से समर नहीं और हाइडल ड्रॉप हुआ हुआ है, या पीक समर में सोलर घरों में ड्रॉप हुआ हुआ है, and we need more power, so should more be given to gas fired power plants for energy security. तो from a pricing perspective, to give you a sense के household customers को 250 से 300 रुपए पर MMBTU गैस मिलती है, फर्टिलाइजर को तकरीबन 1600 पर MMBTU पर मिलती है, और जनरल इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए तकरीबन 2300 से 3000 रुपए पर MMBTU पर गैस मिलती है. गवर्नमेंट ऑब्वियसली कोशिश करेगी कि फर्टिलाइजर को, पावर को, इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको डी प्रायोरिटाइज किया जाएगा. विच इज वाई एज अ पॉलिसी आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को तकरीबन ड्रास्टिक सब्सिडी पर गैस हमेशा दी जा रही थी, और उसमें वेस्टफुल यूज भी होता है. तो एज द सप्लाई क्रंच विल इंक्रीज, द गवर्नमेंट विल discourage use by domestic consumers, and it will almost ration the use of gas and direct it more towards fertilizer ताकि food security हो, and power ताकि energy security हो. और गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि अब जो हाउसहोल्ड्स हैं, और इस पे हम पाकिस्तान एंड काउंटिंग में बहुत बात कर चुके हैं, कि वो अपनी हीटिंग रिक्वायरमेंट के लिए, कुकिंग रिक्वायरमेंट के लिए अब इलेक्ट्रिक में मूव हो. A little while ago you mentioned कि 25% जो हमारी टोटल गैस रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं. दैट्स अराउंड 3.8 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स, एंड आई ऑल्सो नो दैट 90% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम कतर, 9% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम UAE. तो 99% हमारी जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो कतर और UAE पूरी कर रहे हैं. अब 2015 में हमारी पहली डील हुई थी कतर के साथ, 2021 में दूसरी डील हुई थी, 2031-32 तक दोनों ये डील्स चलेंगी. नाउ माई क्वेश्चन इज, what should be the strategy going forward? Why can't we just rely Qatar और UAE के ऊपर? Why can't we just renegotiate future के अंदर भी? Because Qatar and UAE of course are really big gas producers as well, Qatar especially. वैसे इस सवाल का जवाब दुनिया का हर मुल्क देने की कोशिश कर रहा है कि उनकी एनर्जी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. Now from a gas perspective, Pakistan has been relying primarily on Qatar. उनके साथ हमारे अच्छे relationships हैं. Of course theoretically we can keep this going and we will need to. And we can also increase this, which we will probably even need to. लेकिन of course अब मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस की हवा फैल गई है. We hope कि Iran and US and eventually all GCC countries will be a part of this and there will be peace achieved, because the cost of war is too high for economies all around the world. But अगर ये एरिया थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और इस तरह का क्राइसिस दोबारा इमर्ज हो जाता है, तो we become very very deeply at risk. So generally speaking, Pakistan needs to develop more resources. That means हमें अपनी domestic जो गैस की exploration है उसको भी aggressive करना पड़ेगा. हमें RLNG का जो मजीद sources हैं उनको भी explore करना पड़ेगा. And we will also have to explore other alternatives which could be pipeline-led alternatives. So you mentioned Strait of Hormuz. Around 100% I think all of our gas imports are coming from Strait of Hormuz. Qatar और UAE सारी Strait of Hormuz के थ्रू आती हैं. But हमारे साथ ही ईरान है, which is
I think the second biggest gas producer in the world. And the problem is that Iran has been under sanctions US ke through. This war's changed a few things. Pakistan's placed itself as a peacemaker. Peace talks हो रही हैं, Islamabad में हुई थी, Islamabad talks 2 might happen, Trump might come to Pakistan. So my question first of all is, okay, if these sanctions are lifted, what would that look like? What would sanctions being removed look like? And then अगर long term peace होता है region के अंदर, तो पाकिस्तान ईरान के relationships कैसे change हो सकते हैं? And then maybe eventually, what could that mean for Pakistan's gas supplies? So sanctions जो हैं, as you know, this is exactly what the peace agreement could potentially deliver. कि जब agreement होता है तो what would be the concessions or what would be the new reality with Iran? अब sanctions lift होते हैं, उसकी कई forms हो सकती हैं. पहले तो ईरान के पैसे हैं दुनिया भर में जहाँ पर जिन बैंक्स में क्या उनके पैसे और एसेट्स रिलीज हो जाते हैं इस वक्त, वो थ्रू सैंक्शंस उस पर क्लैम डाउन हुआ है. फिर सेकेंडली, इज ईरान एबल टू देन सेल इट्स एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गैस एंड ऑयल. फिर ऑफ कोर्स फिर बाकी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मिलिट्री चीज़ें हैं कि वो उनको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम वो रख पाते हैं या नहीं, और उनकी रिचमेंट की क्या डील होती है. दीज आर डील्स, इफ यू स्टैक देम अप, आई थिंक कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस के लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो ये कि ईरान के पैसे और एसेट्स अनफ्रीज हो जाते हैं और ईरान गेट्स अलाउड टू सेल इट्स एनर्जी. सो लेट्स से दैट आउट ऑफ दिस पीस डील, होपफुली द डील हैपेंस, एंड अमंग्स्ट द मेनी पॉइंट्स दैट आर अग्रीड अपॉन, Iran being allowed to sell its energy is one of them. Now, if that becomes a reality, this can bring something back to the table. आपने energy strategy का कहा था, so I think let's look at Iran as a gas powerhouse. Iran दुनिया का second highest gas reserve holder है. To put some context, Iran के 1200 trillion cubic feet के proven reserves हैं compared to Pakistan's 19 trillion cubic feet. So they are 63 times bigger than us in their gas reserves. So back in early 90s, 1994, 1995 में पाकिस्तान और ईरान ने ओरिजिनली ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की डिस्कशन शुरू की थी. सो जो आपने सवाल पूछा था एनर्जी स्ट्रेटजी का, आई थिंक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो ब्यूरोक्रेसी है, back even in the 90s they had a clear idea कि going forward we will need to import. We have gas reserves, they are big reserves. एक दिस इज अनफॉर्चुनेट कि आई थिंक हमने जितना जुडिशियसली उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, इस गिफ्ट को हमने नहीं किया है. खैर, ये उस वक्त भी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी. बाय लेट 1990s इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप था हुई थी, तो द प्रोजेक्ट कंसेप्शन बिकेम बिगर. इट बिकेम ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन. इट वाज आल्सो कॉल्ड द पीस पाइपलाइन. इसके प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट साइन हो गए. बाय 2008 इंडिया विड्रू फ्रॉम दिस बिकॉज US इंडिया की सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन हो रही थी एंड इंडिया ने सैंक्शन साइड किए कि ईरान के साथ US सैंक्शंस की वजह से वो काम नहीं कर सकते, सो दे पुल्ड आउट ऑफ दिस डील. बाय 2009 पाकिस्तान और ईरान ने एक बायलैटरल गैस सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट को साइन किया. फिर बाय 2010 इसका फुल फ्रेमवर्क बना और ये डिसाइड हुआ कि 2014 तक इसको मुकम्मल किया जाएगा. जब ईरान की जो साउथ पार्स गैस फील्ड है, दैट इज देयर बिगेस्ट गैस फील्ड, प्लान ये था कि वहां से पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन बनेगी और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से गुजरते हुए सिंध की तरफ जाएगी. तकरीबन आई थिंक 2700 किलोमीटर की पाइपलाइन थी. इसका जो ईरान का अंदर का हिस्सा था वो तकरीबन 1150 किलोमीटर का था. ईरान ने इस पार्ट को अपने कंप्लीट किया. हमारी 2013 में एक फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी भी हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, बट 2014 में हमें इस पे फोर्स मेजोर करना पड़ा बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान. सो पार्लियामेंट में उस वक्त के जो एनर्जी मिनिस्टर थे उन्होंने आके बताया कि दिस प्लान इज ऑफ द टेबल. सो ईरान बिल्ट इट्स पार्ट ऑफ द पाइपलाइन एंड वी कुड नॉट डू आवर पार्ट बिकॉज ऑफ कोर्स हम क्योंकि बोरो करते हैं IMF वगैरह से, US के फाइनेंशियल सिस्टम में है, तो ऑफ कोर्स उन सैंक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ा. नाउ 2016 में जब ईरान सैंक्शंस लिफ्ट होने की कुछ बात हुई ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ओबामा's टेन्योर, तो दोबारा इसमें कुछ गर्मी आई कि शायद इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सके. बट अगेन बाय 2018 व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन केम इनटू पावर, इन्होंने दोबारा से सैंक्शंस लगा दी एंड फिर से ये प्रोजेक्ट जो था ये
बंद हो गया. Now Iran has gone into international courts for arbitration on this matter. And now जो आपका सवाल था कि अगर तो sanctions lift हो जाती हैं and Iran is again allowed to sell its energy to the rest of the world, can this project particularly come back to life? And इस वक्त पाकिस्तान फिर से ऑफ कोर्स IMF प्रोग्राम के अंडर है, US की एक फाइनेंशियल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है. So as sanctions get lifted, if Iran is allowed to sell energy and Pakistan's ability to buy energy from Iran opens up, and also क्योंकि पाकिस्तान ने एक सारसी किरदार अदा किया है अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, मिडल ईस्ट के साथ भी, on trying to bring us towards peace, it is quite conceivable that all parties involved will take a look at Pakistan's situation, and one of the potential large tangible economic benefits that can come out of our important role in world peace is that कि ये pipeline का project शायद दोबारा रिवाइव हो सके. एंड इससे ये होगा कि हमारे पास फिर दो सोर्सेज हो जाएंगे गैस की इंपोर्ट के. एक थ्रू द सी राउट थ्रू RLNG जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो वहाँ पर अपनी सोर्स पर उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर उसको कूल किया जाता है, वो लिक्विफाई हो जाती है, वो फिर बड़े शिपिंग टैंकर्स के थ्रू पाकिस्तान आ जाती है, यहाँ पे वो रीगैसिफाई होके हमारे पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू पर चली जाती है. एंड देन एक कंसीवेबली एक और पाइपलाइन आ सकती है फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान. ओरिजिनली ये तकरीबन 750 MMCFD की पाइपलाइन कंसीव की गई थी इन द 90s. तो वेयर वी स्टैंड टुडे, आज हम ऑलरेडी 798 RLNG के लिए के तहत इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे रिजर्व्स डिप्लीट तो हो ही रहे हैं. If we build this pipeline and we start getting an additional 750 MMCFD, this is gas we can also use, and this also then creates like a 3-source supply system for Pakistan के. एक तो अपनी domestic जो fields हैं, फिर through pipeline from Iran and through sea routes from Qatar. Iran side के ऊपर pipelines ready. It's ready to pump gas. पाकिस्तान में there's around 768 kilometers of pipeline जो बननी है, अभी तक बनी नहीं है, जिसकी वजह से Iran's taken us to the court of arbitration. I want to ask, what is the cost of this pipeline for Pakistan? And then maybe after that, what is the economic benefit जो हमें इससे मिल सकता है? So इस पे जो हमने एनर्जी एक्सपर्ट से बात की है, जो उसकी ओरिजिनल 2013 की प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो $7.5 बिलियन की थी. So आज के इसके जो फ्रेश एस्टिमेट्स हैं, the numbers we don't have the exact numbers, and इसमें however जो important कुछ elements होते हैं, एक तो of course पाइपलाइन की जो actual cost है बिल्ड करने की. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये जो पाइपलाइन ये जो गैस होगी ये हमें इंटरनेशनल रेट्स पर मिलेगी या ईरान could potentially give us a concession. Back in the day the idea was that Iran was potentially giving us a concession. इस वक्त खास तौर पे पाकिस्तान के रोल को देखते हुए it is conceivable that Pakistan could get gas at a certain concessionary rate to the rest of the world. फिर इसमें सवाल आ जाता है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बन रही है या ये जिस तरह IPPs का मॉडल है कि एक प्राइवेट पार्टीज आके बिड करेंगी इसके लिए और उनको कोई कैपेसिटी पेमेंट की तरह की गारंटी दी जाएगी, या प्राइवेट सेक्टर ही बनाएगा, उसको कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी. अगर ये नहीं होता तो फिर प्राइवेट सेक्टर पार्टी बोलेगी कि फिर जिस प्राइस पे मिल रही है और आगे मैं जिस प्राइस पर बेच रहा हूँ, ये फिर डिस्कशन हमारे पास होनी चाहिए. बट देन ऑफ कोर्स कि ईरान और पाकिस्तान दोनों का जो बलूचिस्तान का बॉर्डर एरिया है, दैट हैज बीन अ हाई सिक्योरिटी रिस्क एरिया. सो हाउ विल दिस बी मेड सिक्योर एंड उसकी सिक्योरिटी की क्या फीस होगी? नाउ कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर हम आज की इसकी नई कॉस्ट लगाएंगे, अगर ईरान हमें कंसेशन भी देता है गैस का, इसके ऊपर से या तो कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी या सिक्योरिटी पे बहुत खर्चा करना पड़ेगा. नेट एस्टिमेट्स के मुताबिक जो लैंडेड गैस की कॉस्ट है वो रफली उतनी ही पड़ेगी जितनी RLNG पड़ती है. इवन इन दैट केस, even after accounting for security and everything, it might still make sense to do this because you want multiple sources. Because अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी भी बदल जाती है, पाकिस्तान 4-5-6% के रेट पर ग्रो करना शुरू हो जाता है, पाकिस्तान में री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, तो गैस इज नेचुरली समथिंग वी विल नीड मोर एंड मोर ऑफ.
Right. So this is, of course, a very expensive project. Security costs होंगी, इसकी building costs होंगी, इसकी maintenance costs होंगी. तो I would assume इसको feasible बनाने के लिए not just possible, it will be kind of necessary कि हमारी जो deal हो कतर के साथ, ईरान के साथ, that is at a very concessionary price. 30-40% 2007 में जब ये डील हमने रिन्यू करवाई थी तब 30-40% की कमी थी from spot prices of Asian LNG. So it would have to be close to that, I'm assuming. It's hard to say. Again, these are things that will emerge, right? And if sanctions are lifted, there will also be global demand for Iran's energy supplies. We could assume that Pakistan would get a concessionary rate, but of course there's no guarantee for that. But if we were to zoom out of this, हमने देखना ये कि अगर eventually concession मिलाकर, गारंटीज मिलाकर, सिक्योरिटी कॉस्ट मिलाकर, जो बिल्ड आउट की कॉस्ट है उसकी एमोर्टाइजेशन लगाकर, प्राइवेट पार्टी अगर इसमें ऐड होती हैं तो उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका मार्जिन लगाकर भी अगर सेम प्राइस पर भी एज RLNG हमें मजीद गैस मिलती है, we probably will have to go ahead with it. Now, as you mentioned before, this was not just Iran-Pakistan pipeline, this was Iran-Pakistan-India pipeline. India pulled out though late 2000s में. So once sanctions are lifted, it's possible that India would be back on the table because this is a very good deal for them. Not just India, China through CPEC has also, expressed interest. कि उनको भी, they would also be interested in cheap gas. So what is the possibility of extending it to India and China? And then if we do extend it, does Pakistan get toll fees, transit fees from this? How much could that be? Excellent question, अवेस. अब आप देखें जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, लेट्स से आप चाइना और यूएस को देखें, ऑफ कोर्स दोनों इकोनॉमीज में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट एक जो की डिफरेंस है कि यूएस इज अ एनर्जी हेवीवेट. यूएस हैज ऑयल रिजर्व्स, यूएस हैज इट्स own gas reserves, and in a large way it can be very, very self-reliant on energy. China on the other end is a giant consumer of energy. So China जो है वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कोल भी इंपोर्ट करता है, वो कोल फायर्ड प्लांट्स भी लगा रहे हैं. They are putting up the largest solar plants in the world. They're also building some of the largest dams in the world. They are also building the largest nuclear plants in the world. And they are also interested in more and more gas. So China will continue to remain a significant energy hungry country. And similarly, India is also a net importer of energy. In fact, India को बहुत नुकसान हुआ है Strait of Hormuz के बंद होने से. So naturally, आपके ईस्ट पे और नॉर्थ ईस्ट पे दो massive economies हैं who will remain energy hungry in the near future. And so पाकिस्तान की जब पाइपलाइन एक्सटेंड हो सकती है, अगर पीस परसिस्ट करता है नेचुरली इस रीजन में, तो इकोनॉमिक फोर्सेस नेचुरली इस तरफ जाएंगी कि अगर पाकिस्तान तक ईरान की गैस पाइपलाइन आती है तो, और इंडिया के साथ अगर एट सम पॉइंट कुछ पीसफुल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का फ्रेमवर्क बनता है, इंडिया विल बी अ बायर एंड चाइना विल सर्टनली बी अ बायर. नाउ आपने सवाल पूछा टोल्स का. Now, originally जब ये estimates आए थे, इसके कुछ fresh estimates we were not able to find because ये project इतने अरसे से shelf हुआ है, लोगों ने इसको study नहीं किया. लेकिन जो original estimates थे 90s के, उसके मुताबिक तकरीबन close to $1 billion, about $750,000 a year, $750 million की annualized सिर्फ इसकी जो toll income है या pass through income है, वो बन सकती थी. So this could be a pretty significant source of earnings. Now, Pakistan, as we know, बार-बार हमने इसको discuss किया, it does sit on an interesting route. It is sandwiched between energy-rich Middle East and energy-hungry India and China. So it is natural कि अगर अभी peace की कोई deal होती है, ईरान-US peace deal होती है, इसका एक subsequent framework GCC में भी implement होता है और ईरान, GCC, पाकिस्तान, everyone finds a way to work together. तो इससे naturally पाकिस्तान की जो energy strategy है उसमें ना सिर्फ अपने आप को secure करना होगा बल्कि अपने आप को एक transit route of energy की तरह present करना भी होगा.
Yeah, you mentioned research by PIDE 2007 में जो उन्होंने की थी, $700 million they said could be the transit fees. अगर हम इन्फ्लेशन काउंट करें, that's over $1 billion a year now, considering कि डील सेम ही होती है. But to wrap it up, I want to ask about what kind of obstacles are in the way for Pakistan and Iran. I mean, step one, पीस होना पड़ेगा. ईरान और यूएस के दरमियान जो अग्रीमेंट है वो होगा. इस अग्रीमेंट का जो इसकी नेक्स्ट स्टेप का फ्रेमवर्क होगा, पूरी जीसीसी के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है ये बनेगी. फिर अगर सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं एज अ रिजल्ट, तो वो किस फॉर्म में लिफ्ट हो रहे हैं वो क्लैरिटी आएगी. स्पेशली उसमें जो भी 5-10 पॉइंट का एजेंडा होगा या जितने भी, उसमें ईरान बीइंग अलाउड टू सेल इट्स एनर्जी एवरीवेयर. ऑलरेडी वो सेल करता है लेट्स से रशिया को, या लेट्स से इट ऑलरेडी सेल्स टू चाइना. पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी फर्क है. इफ दिस गेट्स लिस्टेड, they have to be allowed to be able to sell it, and then we should be able to buy it. फिर हमें जो आर्बिट्रेशन में केस है, आई एम श्योर ये बायलैटरली बैठ के उसको सेटल करना पड़ेगा. इन द बेस्ट, अगर गुडविल होती है बिकॉज ऑफ दिस पीस, क्या पता वो उसको वेव करें, क्या पता वी मीट समवेयर इन द मिडल. उसके बाद गैस की प्राइसिंग की बात आ जाती है, क्या पता मार्केट रेट्स पे मिले, वी नेवर नो. Because of our role, we could get a discount. And then after that, what was said is कि actually figure out करना कि pipeline किस तरह बनेगी. ये public sector बनाएगी, या ये public private partnership में बनेगी, या IPP style कोई private sector का structure बनेगा. फिर further down इसकी security arrangements किस तरह से होंगी, इसकी security के साथ साथ इसके जो economic benefits हैं वो किस तरह से खास तौर पे बलूचिस्तान तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे. और इसके बाद जब गैस पाकिस्तान इंशाल्लाह आएगी, तो और दूसरी तरफ से होपफुली RLNG भी आएगी, तीसरी तरफ से होपफुली हमारी अपनी डिस्कवरीज में भी कुछ मजीद रिजर्व्स अगर निकलेंगे, तो फिर एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क क्या बनेगा कि गैस की सबसे इकोनॉमिकली एफिशिएंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी. हाउ विल वी क्रिएट एन इंटरनल प्रायोरिटाइजेशन कि किन सेक्टर्स को गैस मिलनी चाहिए जिनको फीड स्टॉक के तौर पे रिक्वायरमेंट है, एज अपोज टू वो वाली यूसेज जिस तरह हाउस होल्ड यूसेज है, जिसका अब ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब मौजूद है. Thank you so much for your time, Junaid. Let's all pray for peace in the region, and thank you all for watching Pakistan and Counting.